बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अहसन ख़ान है और मैं यहाँ पर आपको जनरल साइंस पढ़ाने आया हूँ। बेटा, इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी जनरल साइंस की बुक निकाल लीजिए और उसके साथ एक नोटबुक निकाल लीजिए, ताकि मैं जो भी लेक्चर आपको वाइट बोर्ड के ऊपर बताऊँ वो सारे का सारा आप अपने पास नोट डाउन कर लें। तो बेटा, आप अपनी टेक्स्ट बुक जब निकालेंगे तो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 33 पर आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। वैसे पेज नंबर 32 पर आपका चैप्टर स्टार्ट होता है और उसी 32 पेज के ऊपर जो बेसिक हेडिंग है वो है आपके चैप्टर की बायोटेक्नोलॉजी। तो असल में जो वर्ड बायोटेक्नोलॉजी है इसको मैंने दो जगह स्प्लिट किया है। द फर्स्ट वन इज़ बायो एंड द सेकंड वन इज़ टेक्नोलॉजी। सो द वर्ड बायो मीन्स लाइफ एंड द वर्ड टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्निक। मीन टू से ऐसी टेक्निक जो कि आप लाइफ पर लगाएं। किस लाइफ पर? ह्यूमन लाइफ पर। और उस टेक्निक को लगाने के बाद उस ह्यूमन लाइफ को कुछ बेनिफिट्स मिलें, यानी फ़ायदे मिलें। दैट टाइप ऑफ टेक्निक इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अब सवाल ये है कि वो टेक्निक क्या होगी। मैं उसके बारे में लिख देता हूँ। असल में वो टेक्निक्स तो डिफरेंट हैं, लेकिन उस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिज़म्स आर ऑफ टू टाइप्स। The first one is microorganisms and the second one is macroorganisms. Micro means small, यानी ऐसे organisms जो आपको अपनी आँख से, आम आँख से नज़र नहीं आते, they are called microorganisms। ठीक है। और माइक्रोऑर्गेनिज़म की अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लिख दूँ समझने के लिए, तो वो एग्ज़ाम्पल, सिंपलेस्ट एग्ज़ाम्पल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो आपको अपनी आम आँख से, यानी आपको अपनी आँख से बिल्कुल भी नज़र नहीं आ सकता। इसके लिए फिर हम डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, लाइक वी यूज़ माइक्रोस्कोप। और फिर फर्दर आप आगे जब फ्यूचर में जाएंगे, फ्यूचर स्टडीज़ करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि माइक्रोस्कोप्स दो तरह की होती हैं। एक लाइट माइक्रोस्कोप होती है, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है, और इसी तरह वो फिर फर्दर डिटेल्स में आप जाते जाएंगे। बहरहाल अभी हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन को मैंने यूँ एक्सप्लेन किया कि ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए कुछ टेक्निक्स हम ह्यूमन लाइफ पे लगाएंगे जिसकी वजह से उसे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो दैट टाइप ऑफ टेक्निक इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। और इसके लिए जिस चीज़ को हम यूज़ करेंगे वो क्या होगा? एक बैक्टीरिया। तो बेटा, ये तो डेफिनेशन थी जो आपको पेज नंबर 32 के ऊपर ईजिली मिल जाएगी। सेकेंड लाइन है, मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। The technology in which living things are used in different way to help and benefit human beings, it is called biotechnology। और इसके बाद नेक्स्ट लाइन में अगर आप जाएं तो आपको लिखा नजर आएगा, फर्मेंटेशन, टिश्यू कल्चर एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मैं अभी इन्हीं तीनों वर्ड्स को एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ जो आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वाइट बोर्ड पर गौर से देखें तो आपको बड़ा अजीब लगेगा कि साइंस के लेक्चर में मैंने कुछ मूवीज़ के नाम लिखे हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो उन मूवीज़ के साथ साइंस फिक्शन मूवीज़ लिखा हुआ है। मतलब कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जो कि आपके हॉलीवुड और बॉलीवुड में बनी हुई हैं जिसके ऊपर प्रॉपरली बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया। ये सुनकर आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन बात कुछ ऐसी ही है। मिसाल के तौर पे एक मूवी है डॉक्टर स्ट्रेंज, इसी तरह एक्समैन है, स्पाइडरमैन है, क्रिश है। ये मूवीज़ तकरीबन आपने देखी होंगी। अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर इनको देखें, क्योंकि इसमें बहुत सा ऐसा नॉलेज है जो कि बायोटेक्नोलॉजी को प्रेफर करता है। और एक बात और मैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए ऐड करता चलूँ कि ये बायोटेक्नोलॉजी साइंस की लेटेस्ट टेक्निक है। लेटेस्ट टेक्निक से मुराद के इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है और इसकी बेस पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब बन रही हैं और हमारे घर में, हमारी रोज़मर्रा की रूटीन में वो यूज़ हो रही हैं। जैसे अब अगली लाइन अगर मैं आपको पढ़कर बताऊं डेफिनेशन से आगे, जैसे सुनिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड।
ब्रेड जो आप ब्रेड खाते हैं, टोस्ट जिसे कहते हैं, योगर्ट, चीज़, विनीगर सिरके को कहते हैं, एंड सेवरल मेडिसन्स, और बहुत सी मेडिसन, ये तमाम तर चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी में ही तैयार की जाती हैं, लेकिन उसके लिए यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को किया जाता है। अब इसमें बात अगर फर्दर लेकर चलें तो 3 लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किए थे, फर्मेंटेशन, टिश्यू कल्चरिंग और जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। ये 3 मेथड्स हैं, ये 3 ऐसे मेथड्स हैं जिनमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म को यूज़ करते हैं और बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर ह्यूमन बींग्स के लिए बेनिफिशियल मटेरियल्स को तैयार करवाते हैं। तो बेटा फर्दर ये जो पूरा पैराग्राफ है लास्ट तक आपने रीड कर लेना है, ये इंट्रोडक्शन टाइप पैराग्राफ है, इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा पेज नंबर 33 पर। जैसे ही आप पेज नंबर 33 पर आते हैं तो कुछ लाइंस आपको टॉप पे लिखी हुई नज़र आ रही हैं, डायग्राम भी बनी हुई है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मैं थोड़ा सा अपने मेथड से उसको इजी करता हूँ, यकीनन आपको समझ आएगा। मिसाल के तौर पे ये एक मैंने बना दिया ह्यूमन सेल, और आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है मैंने 2nd चैप्टर में कि सेल के बिल्कुल सेंटर में जो चीज़ होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ पाई जाती है उसे हम नाम देते हैं क्रोमोसोम्स। और ये भी याद रखें कि क्रोमोसोम के अंदर जो चीज़ पाई जाती है वो कहलाता है डीएनए, और डीएनए के अंदर जो चीज़ पाई जाती है वो कहलाते हैं जीन्स। अब ये एक सीक्वेंस में आप याद करें तो आपके लिए बेहतर है कि आपके पास एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स में डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या हैं, जीन्स। उसने बुक पर जो राइटर है उसने सिर्फ बात की है क्रोमोसोम और डीएनए की, और जीन्स बना दिए हैं डायग्राम में जो आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं ज़रा इसको कन्वीनियंट कर देता हूँ कि सबसे पहले सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, क्रोमोसोम्स के डिफरेंट डायग्राम्स हैं, हम अपनी समझने के लिए अपनी आसानी करते हैं और क्रोमोसोम की डायग्राम कुछ ऐसे बनाते हैं। अब इसके बारे में 1-2 बातें मैं आपको बताता चलूँ कि क्रोमोसोम के अंदर मैंने आपको कहा कि क्या पड़े होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर जो चीज़ पड़ी होती है वो क्या होता है, डीएनए। लेकिन सिर्फ डीएनए क्रोमोसोम नहीं बनाता, डीएनए के साथ आपने याद रखना है प्लस एक प्रोटीन होती है। आपके सिलेबस में वैसे उस प्रोटीन का नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं लिख देता हूँ ताकि ये आपका एक हिसाब से आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन बन जाए कि उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन। तो असल में हिस्टोन एक प्रोटीन है प्लस डीएनए, ये दोनों चीज़ें मिलकर आपके क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स। अब मैं डीएनए का स्ट्रक्चर बनाने लगा हूँ जैसे मैंने क्रोमोसोम्स का बनाया। तो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, अब मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए अपने हिसाब से बना रहा हूँ, आप अपना देख लीजिएगा। ये बड़ा ही डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर होता है, इसमें डबल हेलिक्स होती है। हेलिक्स को आप यूँ प्रेफर कर लें जिस तरह आपका बैग है, आपके बैग की ज़िप है। 2 मिनट के लिए आप अपने माइंड के अंदर इमेजिन करें, तो जब आप बैग की ज़िप को क्लोज़ करते हैं तो वो इसी तरह रिम उसका मिल जाता है और वो क्लोज़ हो जाती है। लेकिन जैसे ये बैग की ज़िप को ओपन करते हैं तो दोनों जो स्टैंड हैं एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अभी हम इस पर बात फर्दर ओपन करके करेंगे, लेकिन पहले हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रॉपरली पढ़ लें। ये आपका डीएनए है और डीएनए के अंदर मैंने आपको बताया जीन्स हैं। जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपको जीन्स के बारे में पेज नंबर 25, इसी बुक का पेज नंबर 25 है, एक मॉडल पढ़ाया था। अगर आपको याद है देन इट्स गुड, अगर नहीं तो आप जाके उसको रिवाइज़ करिए। वो था वाटसन एंड क्रिक मॉडल, और ये मॉडल 1953 में इन दोनों ने मिलकर दिया था। इनका पूरा नाम जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक था। इन्होंने 1953 में एक मॉडल दिया था और उस मॉडल के अंदर उन्होंने जीन्स के बारे में बताया था कि इस मॉडल ने जो बताया वो ये था कि जीन्स 4 तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एडेनिन, सेकेंड वन इज़ ग्वानिन, नेक्स्ट वन इज़ थायोमीन, एडेनिन, ग्वानिन, थायोमीन, साइटोसिन। अब इनको रिप्रेजेंट इनके फर्स्ट कैपिटल लेटर से करेंगे तो आप इनको दे देंगे नाम, ए कैपिटल फॉर एडेनिन, जी कैपिटल फॉर ग्वानिन, टी कैपिटल फॉर थायामीन,
एंड C कैपिटल फॉर साइटोसिन। अब ये जो 4 जीन्स हैं आपने याद रखना है, उसी टॉपिक में लिखा है, इन चारों को मिलाकर आप एक ही नाम देते हैं और वो नाम होता है न्यूक्लियोटाइड्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है, अगले टॉपिक में आना है तो इसको ज़रा गौर करिए आप कि न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो 4 तरह के हैं और उन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स को चारों को हम जीन्स कहते हैं। लेकिन जब जीन्स को हमने ऐड करके बोलना होता है तो हम कहते हैं जी असल में वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इनके बारे में वाटसन क्रिक मॉडल में लिखा हुआ है। अब जब हमने डीएनए के अंदर जीन्स बनाने हैं तो हम पूरा नहीं लिखते, सिर्फ इसके कैपिटल वर्ड्स लिखते हैं। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि हमेशा एडेनिन के साथ थायामीन का पेयर होता है और गावानीन के साथ साइटोसिन का पेयर होता है। अगर ये पेयर चेंज हो जाएं तो इसकी वजह से आने वाला ऑफस्प्रिंग अगर बेबी है तो उसमें एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं बाय बर्थ। तो हमेशा याद रखें एडेनिन के साथ थायामीन, गावानीन के साथ साइटोसिन। ठीक है बेटा, इसी तरह ये सारे के अंदर एडेनिन थायामीन गावानीन साइटोसिन, एडेनिन थायामीन गावानीन साइटोसिन, इनका पेयर बनता जाएगा और बुक पे ये आपको अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद एक बात एडिशनल है, बतानी चाहिए आपको, इन्फॉर्मेशन है कि एडेनिन और थायामीन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। बॉन्ड क्या होता है ये याद रखिएगा, बॉन्ड इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं लिख देता हूँ आपकी याद रखने के लिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड बॉन्ड। तो असल में एडेनिन और थायामीन 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इनके दरमियान एक बॉन्ड बनेगा यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से एक दूसरे को ये जकड़ कर रखेंगे, पकड़ कर रखेंगे, एक दूसरे से सेपरेट नहीं होने देंगे। तो आप यूँ इसको पढ़ेंगे कि एडेनिन थायामीन में डबल बॉन्ड होता है जबकि गावानीन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है बेटा, तो ये आपकी प्रॉपर डिस्कशन थी जो कि पेज नंबर 33 के टॉप पे मैंने स्टार्ट की, सेल से और जीन तक आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा रीड अप करूँगा ताकि आपको फर्दर इसमें समझ आ जाए। रिलेशनशिप बिटवीन क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन्स। कहते हैं एज वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर there is close structure and functional relationship between chromosome, DNA and genes. The first point is chromosomes are the thread like structure. thread का मतलब होता है धागी नुमा साख्त, यानी जिस तरह धागा नहीं होता वो। found in the nucleus of the cell, यानी chromosomes कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोसोम न्यूक्लियस ऑफ द सेल में पाए जाते हैं। उसने थ्योरेटिकली लिखा हुआ है बुक वाले ने, लेकिन डायग्रामेटिकली नहीं बनाया हुआ, तो मैंने आपको डायग्राम में बनाकर ये बात भी वाजे कर दी है। फिर वो कहते हैं दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, यानी वो 2 चीज़ों से मिलकर बनते हैं क्रोमोसोम, डीएनए और प्रोटीन। और मैंने प्रोटीन का एक का नाम लिख दिया है हिस्टोन, ताकि आपको इतना याद रहे। उन्होंने प्रोटीन के साथ एस लगाया हुआ है क्योंकि प्रोटीन्स एक से ज़्यादा होती हैं, लेकिन मैट्रिक तक के सिलेबस में इसका नाम सिर्फ हिस्टोन आया हुआ है, तो मैंने आपको यहाँ तक ही एक्सप्लेन किया है। फर्दर सेकंड पॉइंट इज़ डीएनए इज़ अ हेरिडेटरी मटेरियल। अब हेरिडेटरी मटेरियल क्या है ये भी मैं आपको याद करवाऊँ कि सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था कि ऐसा मटेरियल जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है, इट इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट्स का आई कलर, उनका हेयर कलर, अगर आप अपनी एग्जांपल ले लें, इसको अगर आप सीरियस होकर सुने तो कुछ इस तरह है कि अगर आप घर में आपके पेरेंट्स हैं और आप हैं तो पेरेंट्स का आई कलर यानी मदर का अगर आई कलर स्काई ब्लू है तो आपका आई कलर भी स्काई ब्लू होगा। अगर पेरेंट के बालों का कलर रेडिश ब्लैक है तो आपका भी रेडिश ब्लैक। तो ये असल में हेरिडिटी होती है जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। द नेक्स्ट वन इज़ जीन, द सेक्शन ऑफ डीएनए लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ हेरिडिटी करैक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म। ये लाइन चढ़ने समझने वाली है, इसलिए मैंने जीन्स के बारे में बताया सारा कि जीन जो है वो आपकी पूरी की पूरी इंटरनल स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं केमिकली। इंटरनल केमिकली स्ट्रक्चर को जीन्स आपके क्या करते हैं, ओवरऑल कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट वो एक एमसीक्यूज़ आप बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। कहते हैं इन ह्यूमन सेल, अगर आप एक ह्यूमन सेल की बात करें या एक से ज़्यादा की, देर आर मोर देन 1000 जीन ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम, कि एक क्रोमोसोम होगा और उसके ऊपर हज़ारों जीन्स जो हैं वो लगे हुए होंगे। जैसे ये मैंने एक डीएनए बनाया है, इस डीएनए के ऊपर जो है वो क्रोमोसोम का ऐसे स्ट्रक्चर होगा, यानी बहुत कॉम्प्लेक्स है। आप इसको
कोशिश करें समझें कि ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर ये स्ट्रक्चर पड़ा है और इसके अंदर हज़ारों जीन्स जो हैं वो क्या होंगे, इसके साथ अटैच हुए होंगे, इसके साथ जुड़े हुए होंगे। बेटा ये इन्फॉर्मेटरी बात थी, इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप मेरे से पूछें कि अभी तक हमने इसमें याद क्या करना है, तो बेटा अभी तक आपका सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है फिल वक्त। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी। और एक क्वेश्चन और भी है, थोड़ा सा रफ क्वेश्चन है लेकिन कंसीडर्ड है, जहाँ पर आपने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन स्टार्ट की है उससे पहले जो फर्स्ट लाइन है इंट्रोडक्शन की, वो आपका दूसरा क्वेश्चन है, वो बनेगा डिफाइन टेक्नोलॉजी। तो ये अभी तक हमने सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं और इसमें से फर्दर कम से कम 5 से 7 MCQs बन सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे यकीन है कि वो आप ख़ुद बना लेंगे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो असल टॉपिक है पेज नंबर 33 पर है, जिसकी वजह से मैंने ये मूवीज़ के नाम भी लिखे थे, मैं वहाँ से स्टार्ट करने लगा हूँ, ये आपने गौर से सुनना है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ DNA रेप्लिकेशन। मेरा ये ख़्याल है कि जो वर्ड रेप्लिकेशन है ये आपने शायद फ़र्स्ट टाइम सुना होगा, तो इसके बारे में अगर फर्दर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर सर्च करिएगा कि रेप्लिकेशन का मतलब क्या है। लेकिन मैं इसका इंग्लिश मीनिंग आपको थोड़ा सा ईजी करके समझा देता हूँ कि रेप्लिकेशन का मतलब क्या है। बेटा रेप्लिकेशन को अगर आप कन्वीनियंट करना चाहते हैं तो इसके डिफरेंट इंग्लिश मीनिंग्स हैं। जैसे रेप्लिकेशन का मतलब होता है डुप्लीकेशन, डिवीजन, यानी DNA का डुप्लीकेट हो जाना, डबल हो जाना, डिवाइड हो जाना, इसको हम विकसित भी कहते हैं, विकसित हो जाना। ठीक है, तो DNA रेप्लिकेशन से मुराद के DNA डुप्लीकेट कैसे होता है, डबल कैसे होता है। तो DNA डबल कैसे होता है, इसकी मैं एग्जांपल पहले शुरू करूंगा एक मूवी स्पाइडरमैन से। अगर आपने ये मूवी देखी हुई है तो यकीनन इसमें आपने देखा था, वो एक लड़का होता है, वो एक लैब में जाता है, वहाँ पे एक मकड़ी होती है, वो मकड़ी उसको काटती है। उस मकड़ी के अगर आपने प्रॉपर इसका अच्छा व्यू देखा हुआ मूवी का, तो आपको नज़र आएगा वो प्रॉपर दिखाते हैं कि कैसे मकड़ी का DNA, उस मकड़ी का जो DNA है वो कैसे उस ह्यूमन DNA के साथ अटैच हो जाता है। ऐसा ओरिजिनली तो हो नहीं सकता, अगर होगा क्योंकि जो मकड़ी होती है उसका जो DNA है उसमें वैसे ही जहर होगा। अगर वो इतनी जहरीली, इतनी पॉइजनस है तो अल्टीमेटम ह्यूमन डेथ हो जाएगी। लेकिन उन्होंने क्योंकि मूवी है उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। तो जो आपके पास मकड़ी थी उसका जो DNA है वो ह्यूमन के DNA के साथ अटैच कर जाता है, दैट्स वाई इसका नाम पड़ा स्पाइडरमैन। ठीक है, इसी तरह आपने एक मूवी देखी होगी यकीनन एक्स-मैन, उसमें डिफरेंट लोग होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट पावर्स होती हैं। ये सारे का सारा काम जो है ये जीन्स की बेस पर किया गया। और एक मूवी तो आपने यकीनन सब नहीं देखी होगी, अगर आपने ये 3 ना भी देखी हो, क्रिश मूवी, इसके अंदर जो हीरो होता है उसके पास आपको पता है डिफरेंट पावर्स होती हैं जिसको वो यूज़ करके पूरी दुनिया को बचाता है। ये प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट है, ओरिजिनली ऐसा नहीं होता। लेकिन इन मूवीज़ ने हमें ये सिखाने की कोशिश की है कि टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी वास्ट हो चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। यानी हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसको ईजी भी बना सकते हैं। लेकिन ये एक बाउंड्री है जहाँ तक हम सोच रहे हैं। हम जितना मर्ज़ी कुछ सोच लें, लेकिन तमाम तर हमें पता है कि अल्लाह के हाथ में, अल्लाह जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। चले हम थोड़ा सा टॉपिक की तरफ आते हैं, DNA रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब है डिवाइड होना। तो DNA रेप्लिकेशन का जो टॉपिक है ये असल में 2 स्टेप्स में है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 से पहले कुछ लाइंस हैं, मैं रीड कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें देखें। पहली लाइन है DNA हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। यानी DNA जब भी रेप्लिकेट करेगा अपने आप को खुद करेगा, इटसेल्फ, खुद, किसी की ज़रूरत नहीं है। ये बार बार आपके अंदर रेप्लिकेट होता रहता है, डिवाइड होता रहता है। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। रेप्लिकेशन ऑफ DNA इज़ अ प्रोसेस बाय विच DNA मेक्स इट्स कॉपी, वो अपनी कॉपी बनाता है। द प्रोसेस ऑफ DNA रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल ड्यूरिंग इंटरफेस। अब आप ये सोच रहे होंगे ये वर्ड्स आपने कहाँ पढ़े हैं, तो मैं आपको याद करवा दूँ कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर टॉपिक था माइटोसिस और मियोसिस, वहाँ पे आपने इंटरफेस पढ़ा था।
उससे पहले ऊपर इंटरफेस पढ़ा था, फिर आपने टॉपिक स्टार्ट किए थे। मैंने आपको बताया था कि अगर एक सेल है, उस सेल ने अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के लिए उस सेल को कुछ पावर चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए जो उसके लिए ज़रूरी हैं, और वो चीज़ें सारी की सारी वो जाता है अर्न करने के लिए एक फेस में। उस फेस को नाम देते हैं इंटरफेस। तो इंटरफेस वो फेस होता है जिसमें वो सेल तमाम तर वो चीज़ें यूज़ करता है या तमाम तर वो चीज़ें अर्न करता है जो कि उसको चाहिए होती हैं। और ये सारे का सारा इंटरफेस का काम जो है वो सेल डिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी। जैसे सेल डिवीजन के लिए इंटरफेस ज़रूरी है, उसी तरह डीएनए रेप्लिकेशन के लिए भी क्या ज़रूरी है आपके पास, क्या ज़रूरी है, इंटरफेस। अब आप सवाल पूछेंगे ऐसा क्यों है, तो उसका जवाब जो मैंने इरेज कर दिया है वो है। अगर आपको याद हो, मैंने पहले सेल की डायग्राम बनाई, फिर मैंने न्यूक्लियस की डायग्राम बनाई, फिर मैंने क्रोमोसोम बनाए, फिर मैंने डीएनए बनाया। इसका मतलब कि सेल होगा तभी उसके अंदर क्या होंगे, न्यूक्लियस होगा, तभी उसी के अंदर क्रोमोसोम, तभी उसी के अंदर जीन्स और डीएनए वगैरह होगा। तो इट मीन्स डैट कि अगर डीएनए ने रेप्लिकेट करना है, डिवाइड करना है, तो इट मीन्स डैट सेल ने भी क्या करना होता है, डिवीजन करनी होती है। तो अगर सेल डिवीजन के लिए इंटरफेस ज़रूरी है तो डीएनए के लिए भी क्या ज़रूरी है, इंटरफेस। अच्छा, आगे चलते हैं। अब पहला स्टेप है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन का है, वो मैं आपको थोड़ा सा इधर बता देता हूँ कि पहले स्टेप में ये होगा कि आपके पास ये डीएनए ऐसे होगा, ओरिजिनल डीएनए जो है वो ये था, ठीक है, कुछ ऐसा डीएनए आपके पास पड़ा होगा। इस डीएनए के अंदर आपके अंदर पड़े होंगे जीन्स ATGC, ATGC, ठीक है। मैं प्रॉपर बना देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ATGC, ये आपके पास सारे के सारे क्या पड़े होंगे, जीन्स पड़े होंगे, और इन्हीं के दरमियान वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वो सारा जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। अब क्या होगा, सबसे पहले स्टेप 1 में ये होगा कि अनवाइंडिंग ऑफ डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए। यानी ये जो आपको डीएनए बना नज़र आ रहा है, इस डीएनए का जो हेलिक्स है, यानी ये जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे पेस्ट हुए हैं हेलिक्स, ये अनवाइंड होगा। वाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर घुमाना। जिस तरह आपने देखा होगा चरखी होती है, उस पर डोर को आप घुमाते हैं बच्चे, इसी तरह इसमें अनवाइंडिंग का मतलब है ओपन होना। इसकी एग्जांपल आपको मैं पहले दे चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जिस तरह आपका बैग है, बैग की जिप बंद है, अगर आप उसको ओपन करते हैं, बैग की जिप को खोलेंगे तो जिप अनवाइंड हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो पहला स्टेप ये है कि आपने अनवाइंडिंग करना है डबल हेलिक्स डीएनए, इसको बीच में से अनवाइंड होने देना है। ये खुद ब खुद नेचुरली तौर पे सेंटर में अनवाइंड होगा और अनवाइंड होके इसकी शेप ऐसे आ जाएगी। इसकी एक हेलिक्स ऐसे आ जाएगी, दूसरी ऐसे आ जाएगी। AG वाली साइड यहाँ पर आ जाएगी, AG वाली सारी की सारी, ठीक है, और TC वाली साइड इधर सेपरेट हो जाएगी। तो इस तरह ये आपको नज़र आ गया कि पहले स्टेप में कैसे ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट। तो ये आपका कंसीडर होगा स्टेप नंबर 1। स्पेस प्रॉब्लम है थोड़ा सा, इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अभी दोबारा लिख देता हूँ। तो ये रीड करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज डीएनए रेप्लिकेशन इज अनवाइंडिंग ऑफ इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड सेपरेशन ऑफ 2 स्टैंड्स। दोनों स्टैंड सेपरेट हो जाएंगे फ्रॉम ईच अदर लाइक द सेपरेशन ऑफ 2 स्टैंड्स ऑफ एन ओपन जिपर। वही बात है, ओपन जिपर वाली उन्होंने बात बीच में ऐड कर दी है। अगले पेज पे अगर आप आएँ तो उसने उसकी डायग्राम एक सीढ़ी की तरह दी है। जिस तरह आपने देखा होगा जो सीढ़ी होती है जो कि हम बाहर से ख़ुद लगवाते हैं, ठीक है, एक तो घर में नेचुरल सीढ़ियाँ ना जो कि हम खुद बनवाते हैं, वो फिक्स होती हैं, वो नहीं, जो दूसरी सीढ़ी हम लगाते हैं वो। आपको अगले पेज पे नज़र आ रहा होगा, उसने लेफ़्ट साइड पे डीएनए बनाया है, उसके साथ एक सीढ़ी बनाई और उसके सेंटर में छोटे छोटे पोर्शंस लगा दिए और अगले में जाके उन पोर्शंस को क्या कर दिया है, सेपरेट। इसी तरह आप इसको सोचें, इमेजिन करें कि ये डीएनए है, एक सीढ़ी है, थोड़ी देर के बाद ये सीढ़ी के पोर्शंस क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ओके, अब इस डायग्राम के नीचे सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप जो है वो सुनने वाला है, वो ये होगा कि जो आपके पास स्टेप नंबर 2 आएगा, स्टेप नंबर 2 में ये है, कहता है कि न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड। यानी जो नए न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ऑल द जीन्स ATGC, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटो, ये सारे जीन्स जो हैं न्यूली खुद ब खुद क्या होंगे,
ऐड होंगे। अब जब अगर एक नया न्यूक्लियोटाइड होगा डीएनए का, वो कैसा होगा? वो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड ऐसा ही होगा जैसे ओरिजिनल होता है, एटीजीसी वाला। तो उसकी जो एजी वाली लाइन है वो आके इसके इस पोर्शन के साथ अटैच हो जाएगी, एजी, और उसी की जो टीसी वाली लाइन है वो आके उसके इस पोर्शन के साथ अटैच हो जाएगी। ये बात आपको समझ आई है? जब ये अटैचमेंट हो जाएगी तो असल में ये अलग अलग होकर एक डीएनए आपके पास ऐसे आ जाएगा न्यू न्यूक्लियोटाइड्स की वजह से, और दूसरा डीएनए आपके पास ऐसे आ जाएगा न्यू न्यूक्लियोटाइड्स की वजह से। तो एटीजीसी एक स्ट्रक्चर आपके पास डीएनए का ऐसे आ जाएगा, और एटीजीसी एक स्ट्रक्चर आपके पास डीएनए का ऐसे। तो आपने देखा कि कैसे 2 स्टेप्स के अंदर आपके पास डीएनए जो है वो एक था और एक से डुप्लीकेट होकर कितने हो गए? 2। अब आपने 2n वाली पार, ये एक टेबल है 2n, जितनी इधर वैल्यू ऐड करेंगे वो उसका स्क्वायर आता जाएगा। 1 से 2 बने हैं, 2 से 4, 4 से 8 से 16 से 32 से 64, इस तरह ये 128 बढ़ते जाएंगे और कंटिन्यूसली एडअप होते जाएंगे। अब आप एक बात यहाँ पे पूछ सकते हैं, आपका एक सवाल हो सकता है कि सर यहाँ पर ये न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आए कहाँ से? तो बेटा ये मैं आपको बता दूँ कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल जो कुदरती तौर पर हो रहा है, ये कुदरती तौर पर ही है, इंटरनल ऐसा हो रहा है, हमें ये मानना पड़ता है। फर्दर इसकी डिस्कशन जो है वो अगले चैप्टर्स में आएंगी, हम फिर करेंगे। इसका सेकंड पैराग्राफ सुन लीजिए। इन द सेकंड स्टेप ईच ऑफ दीज स्ट्रैंड प्रोड्यूस अ न्यू स्ट्रैंड यूजिंग न्यू न्यूक्लियोटाइड्स। इन दिस वे वन डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस इट्स आइडेंटिकल कॉपी, यानी एक स्ट्रैंड जो है वो अपनी आइडेंटिकल कॉपी, अपने जैसी कॉपी बनाएगा। अपने जैसी से मुराद, आप इस कॉपी को देखें, इसमें एटीजीसी सारे लिखे हुए हैं, और इससे ये 2 कॉपीज़ आ गई हैं, एटीजीसी ये सारे ऐसे, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? सेम होंगे। एंड 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल से क्या मुराद है? अगर ये मैं कहूँ मिसाल के तौर पर ये पेरेंट डीएनए, फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने माइटोसिस और मियोसिस में पढ़ा था कि माइटोसिस में एक पेरेंट से 2 डॉटर सेल आते हैं और मियोसिस में एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल आते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे इमेजिन करें तो एक डीएनए पेरेंट से 2 डीएनए डॉटर सेल्स क्या हो जाएंगे? प्रोड्यूस हो जाएंगे, सॉरी डीएनए प्रोड्यूस हो जाएंगे। ईच डॉटर डीएनए कंटेन 1 न्यू स्ट्रैंड, यानी ईच का मतलब दोनों के अंदर एक नया स्टैंड लगा होगा, एंड 1 स्टैंड ऑफ द पेरेंट डीएनए। पेरेंट डीएनए यानी अगर ये एजी वाली लाइन है तो ये पेरेंट की लाइन है, टीसी वाली लाइन है तो ये पेरेंट की लाइन है, जबकि न्यू स्टैंड जो है वो एक इसके साथ ऐड हो गया और एक इसके साथ। तो इस तरह हमें समझ आया कि ये जिसको मैं ब्लू हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो है ये बाहर से आने वाला न्यू स्टैंड है, जबकि जो पेरेंट स्टैंड है वो एक इस तरफ आ गया और एक इस तरफ आ गया। ठीक है बेटा, इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपने इसके बारे में कुछ भी पूछना हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से रुजू करें। फ़र्दर अगर आपको कुछ मज़ीद प्रॉब्लम आती है तो सर शुजाउल हसन भी अवेलेबल हैं, आप उनसे बात करिए। और मैं आपको फिर आखिर पे समरी बताता चलूँ कि आज हमने क्या किया। तो हमने ये किया कि हमने इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन किए। द फर्स्ट वन इज़ डिफ़ाइन बायोटेक्नोलॉजी, द सेकंड वन इज़ डिफ़ाइन टेक्नोलॉजी, और एक लॉन्ग क्वेश्चन हमने किया है राइट अ नोट ऑन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन की थ्योरी आपने कंप्लीट लिखनी है, इसमें कोई कटिंग नहीं है, डायग्राम आपने इसमें नहीं बनानी, आपने सिर्फ इसकी थ्योरी जो है वो आपने क्या करनी है, कॉपी पेस्ट करनी है। होप सो यू एंजॉय द लेक्चर, थैंक यू सो मच।